नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने टॉपिक आदिकाल के नामकरण की समस्या और सीमांकन पर बात कर रहे थे। हम उसमें आगे चर्चा करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा सर्वप्रथम किया गया, जिन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया और उसके पक्ष में उन्होंने विभिन्न तर्क दिए, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी और उसकी समय सीमा भी उन्होंने तय की थी। और हमने देखा कि परवर्ती जो आलोचक हुए, जो साहित्यकार हुए, जिन्होंने आदिकाल के नामकरण का प्रयास किया, उनका मानना था कि यह नामकरण जो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है, यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है, इसमें अव्याप्ति दोष है। और ये भी देखते हैं कि उन्होंने जो समय सीमा तय की थी वो भी उचित नहीं प्रतीत होती है। वो 700 ईस्वी तक पीछे ले जाते हैं, 700 ईस्वी तक वो ले जाते हैं आदिकाल के समय को, जो कि उचित नहीं प्रतीत होता। उसके बाद हमने देखा कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का प्रयास किया और उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो आदिकाल हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसको उन्होंने आरंभिक काल के नाम से जाना। उन्होंने उसे पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक दो भागों में बांट करके उसका समय 700 विक्रम संवत से लेकर के 1444 विक्रम संवत तक उन्होंने तय किया, जो कि बहुत लंबी समय सीमा है। तो हम देखते हैं कि इनका भी जो इनके द्वारा किया गया नामकरण है वो भी बहुत ज़्यादा स्वीकृत नहीं हुआ। लेकिन प्रथम प्रयासों के रूप में इन लोगों का नामकरण, आरंभिक प्रयासों के रूप में इन्होंने जो नामकरण का प्रयास किया, जो सीमांकन का प्रयास किया, यह उल्लेखनीय है और प्रशंसनीय है और परवर्ती इतिहासकारों और आलोचकों को, साहित्यकारों को एक दिशा देता है। तो उसके बाद फिर हमने एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना? वीरगाथा काल। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपलब्ध ग्रंथों पर का अध्ययन किया और गहन शोध के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम से दिया और उसके आधार के रूप में उन्होंने 12 ग्रंथों की चर्चा की, जिसके आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को वीरगाथा काल के नाम से जाना। उनके आदिकाल के नामकरण की जो विशेषताएं और मूल्यांकन में जो खामियां रही हैं या जो क्यों उचित नहीं प्रतीत होता है वीरगाथा काल नामकरण, इस पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद कौन आता है जिसने आदिकाल के नामकरण का प्रयास किया। तो हम पाते हैं कि राहुल सांस्कृत्यायन, हम प्रमुख जितने आलोचक या इतिहासकार हैं उनकी बातें, उनकी चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या नामकरण दिया, उसके आधार क्या थे और उन्होंने उस आधारों की हम अगर मूल्यांकन करते हैं तो क्यों वो नाम उतने स्वीकृत नहीं किए गए। तो हम इन सारे बिंदुओं पर, तो हम राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में देखें तो राहुल सांस्कृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करते हैं, सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारते हैं। तो वो कहते हैं सिद्ध सामंत काल नाम देते हैं और उसका सीमांकन करते हैं 8वीं शती से 13वीं शती तक। तो इसका कारण, इसके कारण के रूप में जब हम बात करते हैं तो राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं कि उनका मानना है कि जो तत्कालीन समाज था, साहित्य था, उसमें सिद्धों और सामंतों, इन्हीं दो का बोलबाला था, इन्हीं का वर्चस्व था। साहित्य में हम देखते हैं तो सिद्ध साहित्य का बोलबाला है और राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हम देखते हैं तो सामंतों का बोलबाला है। तो इसलिए इन्होंने इसको आधार बना करके इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। अब देखते हैं कि ये उन्हीं का यशोगान जो कि सामंतों का हो रहा है, सिद्ध साहित्य का वर्चस्व देखने को मिलता है, सिद्ध साहित्य बहुतायत मात्रा में मिलता है। ये भी देखते हैं कि नाथ साहित्य भी कहीं ना कहीं सिद्ध साहित्य से निकला हुआ है। तो इन सभी आधारों पर उन्होंने ये कहा कि इस काल को किस नाम से? सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने सिद्ध सामंत काल नामकरण किया। लेकिन अगर हम कहें
कि अगर क्या यह उनका ये जो कहना है, ये जो आधार है, यह उचित है। नहीं प्रतीत होता। परवर्ती आलोचक नहीं मानते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं जो विवेच्य काल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जब उसे सिद्ध सामंत काल किया जाए तो अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। जैसे केवल सिद्ध साहित्य ही नहीं था उस समय, साहित्य की भी बात करें तो हम सिद्ध साहित्य ही नहीं पाते हैं, नाथ साहित्य पाते हैं। रासो साहित्य का कितना प्रबल वेग रहा है, प्रबल स्वर रहा है। रासो साहित्य हम देखते हैं, रासो साहित्य के रूप में एक बहुतायत मात्रा में रासो साहित्य देखने को मिलता है। उसके अलावा जैन साहित्य मिलता है और नाथ साहित्य मिलता है। लौकिक साहित्य के रूप में बहुतायत साहित्य हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। विद्यापति की पदावलियां हैं, अमीर खुसरो के पद हैं। तो इन सब साहित्य की उपेक्षा करते हुए केवल सिद्ध सामंत काल कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। तो इस तरह से परवर्ती आलोचकों के द्वारा, इनके द्वारा किया गया यह नामकरण जो है वो उतना स्वीकृत नहीं किया गया। हालांकि एक महत्वपूर्ण प्रयास था राहुल सांस्कृत्यायन जी के द्वारा। तो हमने देखा, हम क्रम से एक एक आलोचक के द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल का क्या नामकरण किया गया, उसके पीछे उनके क्या आधार थे, क्या तर्क थे, और उसका मूल्यांकन करते हुए चल रहे हैं। इस प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल का नामकरण संधिकाल और चारण काल के नाम से कहा। अब उन्होंने जो इसके पीछे तर्क दिया, उनका कहना, एक तो यह भाषा के आधार पर बात करें, भाषा के स्तर पर बात करें या साहित्य के स्तर पर बात करें, तो यह जो है एक संधि का काल था। क्योंकि उन्होंने बताया कि एक तरफ अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा के रूप में एक संक्रमण का दौर दिखाई देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तर्क उनका देखने को मिलता है। तो उन्होंने संधि काल को 700 विक्रमी से लेके 1000 विक्रमी तक माना, और फिर इन्होंने जो खा भाग किया वो चारण काल के रूप में किया, वो 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक माना। तो इन्होंने इस आधार पर नामकरण किया। लेकिन क्योंकि चारण रचनाओं को तो मान लीजिए वो रासो साहित्य में कर दिए, लेकिन उसके अलावा उनके द्वारा भी अन्य साहित्य की अवहेलना की गई। सिद्ध साहित्य गायब हो गया, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, ये सारे साहित्य गायब हो गए। तो उनके द्वारा किया गया यह नामकरण भी बहुस्वीकृत नहीं हुआ, और इनके द्वारा किया गया यह नामकरण लगता है कि भाषा के आधार पर नामकरण किया गया है, क्योंकि ये अपभ्रंश और हिंदी के संक्रमण की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने संधि काल कहा। लेकिन जब हम एक साहित्यिक काल का नामकरण कर रहे हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं करके अगर हम भाषा के आधार पर करेंगे तो ये भी उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राम कुमार वर्मा जी के द्वारा किया गया यह नामकरण भी उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके बाद हम कुछ अन्य विद्वानों ने भी आदिकाल का नामकरण किया है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल कहा है। बीज वपन काल कहने से उनका तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य के बीज का वपन हो रहा है, अभी नए बीज पड़ रहे हैं। और चाहे भाषा के स्तर पर भी अगर ये बात करें तो प्रथम दृष्टया तो यह नाम ठीक लगता है, परंतु अगर हम इस गहराई में हम इसका विवेचन करते हैं तो हम पाते हैं कि यह नाम भी हमारी जो पहले से चली आ रही, संस्कृत से चली आ रही साहित्यिक परंपरा और संस्कृत भाषा से जो क्रमशः हिंदी भाषा का विकास हो रहा है उसका विच्छेदन करता हुआ नजर आता है। तो हमें यह नाम भी बहुस्वीकृत नहीं हुआ। परवर्ती आलोचकों के द्वारा भी यह एक सामान्य नाम ही मान करके जाना गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और महत्वपूर्ण नाम सुनने में आता है जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा दोनों लोग उसे अपभ्रंश काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का अभी उस तरह से लेखन नहीं हो रहा है और अपभ्रंश ही कहीं ना कहीं आदिकाल में
साहित्य की भाषा के रूप में मौजूद है, उपस्थित है, इसी को शायद आधार बना करके उन्होंने यह नामकरण किया, लेकिन यह नाम भी उचित नहीं है। और एक अन्य का हम देखते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है आदिकाल का नाम वीरकाल के नाम से जानते हैं, वीरकाल देते हैं। तो यह नामकरण भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम जैसा ही है। वे उन्होंने वीरगाथा काल कहा और इन्होंने वीरकाल कहा। तो उन्हीं मानकों के आधार पर, उसी मूल्यांकन की आधार पर, मूल्यांकन की शर्तों के आधार पर अगर हम देखें तो यह नाम भी उतना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इन सारे नामकरण पर जब हम बात कर लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि तो क्या फिर हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल का, हिंदी साहित्य के इस प्रथम काल का नाम क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिए गया नामकरण आदिकाल आता है। उन्होंने इस काल का नाम आदिकाल दिया और इसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक तय की। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण के संबंध में जो अपने तर्क दिए हैं उस पर हम अगर बात करें तो वो कहते हैं, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। अर्थात मतलब यह जो अगर इसका नाम आदिकाल कहा जाए, वो कहते हैं, तो यह भाव पैदा होता है कि यह कोई ऐसा काल है जिसमें जो परंपराओं से जुड़ा हुआ नहीं है, जो बस कोई इसका कोई आदिम इतिहास नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। परंतु यह कैसा काल है? यह अधिक परंपरा प्रेमी है, रूढ़िग्रस्त है और सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक ये जो अवधारणा, जो स्टेटमेंट इन्होंने अभी कहा, अगर पाठक इससे सावधान रहे, अगर इससे सावधान रहता है तो यह नाम बुरा नहीं है, अर्थात यह आदिकाल नाम बुरा नहीं है। इस प्रकार द्विवेदी जी की भी इस नाम में हम देखते हैं कि अर्ध स्वीकृति ही है। उन्होंने कहा, लेकिन उसे स्वीकार किया जाए या ना किया जाए यह आलोचकों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। तो अगर हम इसका मूल्यांकन करें कि हिंदी साहित्य के इस प्रथम काल का नाम आदिकाल कहना कहाँ तक उचित प्रतीत होता है, तो हम पाते हैं कि आदिकाल का जो आदिकाल नाम है वो साहित्य के प्रारंभ का सूचक ना होकर के एक परंपरा के विकास का क्रम बताता है। वो बताता है कि यह एक पहले से चली आ रही जो साहित्यिक और भाषाई परंपरा है उसका विकास क्रम दर्शा रहा है, तो इसलिए यह नाम उचित प्रतीत होता है। आदिकाल नाम से सभी साहित्य का आदि जो है, प्रारंभ जो है वो हमें दिखाई देता है, चाहे वो सिद्धों का हो, चाहे नाथों का हो, चाहे जैन का हो, चाहे राजसो साहित्य हो, चाहे लौकिक साहित्य, चाहे अमीर खुसरो का साहित्य हो या विद्यापति का साहित्य, सभी को शामिल किया जा सकता है, सभी को शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम पाते हैं कि यह नाम इस आधार पर भी साहित्य की जो अलग अलग धाराएं हैं उनके प्रारंभ की दृष्टि, उनके भी आदि आरंभ की दृष्टि से भी यह नाम उचित प्रतीत होता है। आदिकाल नाम भाषा और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से उचित प्रतीत होता है। तो इसलिए हिंदी साहित्य के सभी परवर्ती साहित्यकारों ने, सभी आलोचकों ने इस नाम को स्वीकृति दी और आदिकाल के नामकरण को स्वीकार किया। डॉक्टर नगेंद्र, जो कि एक आलोचक और साहित्यकार हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने कहा है, भाषा के दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप जो परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है।
अतः आदिकाल नाम सबसे उपयुक्त। तो इन्होंने क्या कहा कि हम भाषा की दृष्टि से भी इसमें आदि रूप देख सकते हैं, भाव की दृष्टि से भी जो इसके भाव हैं वो भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख जो धाराएं हैं उसमें देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, चाहे वो श्रृंगारिकता हो। तो हम देखते हैं कि इस आधार पर भी ये उचित मानते हैं। रचना शैलियों की जो है दृष्टि से भी वो मानते हैं कि जो काव्य रचना की जो शैलियाँ, जैसे भाषा शैलियाँ हैं या काव्य रूप हैं, वो सब कुछ हमें आदिकाल में आदि रूप में दिखाई देते हैं, जो परवर्ती कालों में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आदिकाल नाम सर्वाधिक उपयुक्त माना जा सकता है। तो इसलिए आदिकाल का जो नामकरण है, जो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम से इसे जाना है और उसके संबंध में जो विभिन्न तर्क अपने अपने प्रस्तुत किए हैं, उन सब पे हम चर्चा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया इस साहित्य के प्रथम काल का, हिंदी साहित्य के इस प्रथम काल का नामकरण है, वही सर्व स्वीकृत है। अभी तक के आलोचकों ने उसे आदिकाल के नाम से अपनी स्वीकृति, सर्वाधिक स्वीकृति आदिकाल नाम को ही मिली है। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा यह टॉपिक हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण और उसकी समस्या, नामकरण की समस्या और उसके सीमांकन की जो समस्या है वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो हमने जाना कि इसका नाम आदिकाल है और इसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी के आसपास तक मानी जाती है। और इसके बाद हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल प्रारंभ होता है, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, उसकी समय सीमा कैसे तय की गई। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के इस आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या थीं, उनकी विशेषताएं क्या थीं, उस समय जो साहित्य लिखे जा रहे थे, चाहे वो सिद्ध साहित्य था, चाहे नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, इन सभी अलग रासो साहित्य, इन सभी धाराओं में कौन सी रचनाएं की जा रही थी, कौन कौन से कवि इसमें लिख रहे थे, इसको जो है मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में आप सबके समक्ष लेकर के आऊँगी। और जल्द ही हमारा ये आदिकाल का टॉपिक विस्तृत विश्लेषण के साथ समाप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, अगर उनके कोई डाउट्स हैं, उनका कोई प्रश्न है, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं ये क्लासेज, आपको समझ में आ रही हैं, तो आज इतने दिन के बाद मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर कोई आपके कमेंट्स हैं, अगर कुछ आप बताना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसी के साथ अब आज की कक्षा समाप्त करते हैं। नमस्कार।